नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 5 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 5 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें वीकली टॉप 50 क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप कल सुबह 11 बजे उस क्विज का हिस्सा जरूर बनिएगा दोस्तों, जिससे आपके वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर है, आईआईपीए ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया दोस्तों। तो जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों को प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। 10 अनुसंधान साझेदारों के 2 दिन लंबे कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आईआईपीए के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया दोस्तों। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है दोस्तों आईआईपीए ने। तो जान लेते हैं आईआईपीए के बारे में। तो आईआईपीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान लोक प्रशासन की प्रकृति संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार हेतु एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। सुविख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एच एपलबी की सोच पर आधारित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित और संवर्धित यह संस्थान लोक प्रशासन और प्रबंधन के प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु एक प्रमुख केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। आईआईपीए की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1954 में। वो किसने की थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं टीएन चतुर्वेदी और प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू। और इसकी लोकेशन है दोस्तों न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों। तो सऊदी अरब ने वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी संकट की स्थिति के बारे में बुलाई गई इस आभासी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित 3 मानदंडों पर आधारित होगा। पहला मानदंड होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। दूसरा मानदंड होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीजर्स। और तीसरा मानदंड होगा दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स। तो प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी संकट के दौरान सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सीमा पार प्रबंधन पहलों से मिली राष्ट्रीय अनुभवों और सीख पर भी चर्चा की। बात करें G20 देशों की, तो G20 देश 20 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में और 2008 में इसका पहला सभी राज्यों के प्रमुख का शिखर सम्मेलन हुआ था। G20 का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। और G20 में जो अभी 20 देश हैं, अगर बात करें उनकी, तो वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य। और G20 देशों को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 19 देश हैं और साथ में एक यूरोपीय यूनियन है। ये जो कलर्ड आपको देश दिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी G20 देश हैं दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। बात करें वाटर हीरो शेयर स्टोरीज प्रतियोगिता के बारे में, तो यह प्रतियोगिता लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर से जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयासों को एकत्र करेगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट यानी कि 300 शब्दों के लेख और कुछ फोटोग्राफ सहित के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी, जिसमें जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदानों का वर्णन करना होगा दोस्तों। तो जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर होंगी एम वीर लक्ष्मी। तो जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानास्वामी द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार यह देश में इस तरह का पूरा पहला उदाहरण होगा। पलानास्वामी के 24 मार्च की घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की जाएंगी। तो तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है दोस्तों? एम वीर लक्ष्मी। तो ये रहा दोस्तों मैप में तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है दोस्तों। और तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं वो है मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुनेलवेली इसके जो है प्रमुख मुख्य नगर हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा है दोस्तों वो है तमिल। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है दोस्तों, और चेन्नई ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है और वहां की राजभाषा तमिल है। और तमिलनाडु का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और वहां के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं के पलानास्वामी। और तमिलनाडु का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय विधानमंडल है जिसके विधानसभा में 235 सीटें हैं। और वहां से राज्यसभा के लिए 18 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 39 सीटें हैं। और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो है मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। तो हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CIIGBC द्वारा एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार के बारे में, तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII और गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के महत्वपूर्ण और नवीन प्रयासों को पहचानने के लिए ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। तो CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार इस बार किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ICICI बैंक ने शुरू की होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी। तो ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। बात करें
होम उत्सव प्रदर्शनी के बारे में, तो इस प्रदर्शनी को आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों दोनों द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में शामिल की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करें होम उत्सव से होने वाले लाभ की, तो प्रमुख डेवलपर्स द्वारा परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला इसमें दिखाई जाएगी। होम लोन पर आकर्षक ब्याज दरें, स्पेशल प्रोसेसिंग फीस, एक्सप्रेस होम लोन के माध्यम से ऋण की डिजिटल स्वीकृति, डेवलपर्स द्वारा विशेष डायरेक्ट छूट इसके मुख्य लाभ हैं दोस्तों। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जनवरी 1994 में, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, पंजीकृत मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में, और कॉरपोरेट जो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और एमडी और सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बात करें मुरली रामकृष्णन के बारे में, तो मुरली रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, और जुलाई 1, 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने CIBIL बोर्ड में बैंक का और एशिया प्रशांत के लिए वीजा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। अब मुरली रामकृष्णन बने हैं साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो बात करें अगर साउथ इंडियन बैंक की, तो साउथ इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 29 जनवरी 1929 को, और इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर, केरल, भारत में। और ये जो बैंक है दोस्तों, ये इसका जो हेडक्वार्टर है, ये इसकी तस्वीर है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एस कृष्णन होंगे पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। एसीसी ने एस हरिशंकर की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त होने तक के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। अब एस कृष्णन बने हैं पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ। बात करें पंजाब सिंध बैंक की, तो पंजाब और सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह, और पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। पंजाब और सिंध बैंक की जो टैगलाइन है दोस्तों, वो है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एनटीपीसी ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल कर ली है दोस्तों। तो ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन जीत लिया है दोस्तों। एनटीपीसी वेल्लोर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया है। बात करें AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम की, तो AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है, जिनका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों की भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना, और इस आयोजन से उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित कराना है। यह कॉरपोरेट प्रबंधकों को एक प्रतिस्पर्धी मोड में प्रबंध व्यवसाय के रोमांच का सामना करने में सक्षम बनाता है दोस्तों। बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और उसका मुख्यालय है दिल्ली में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। अगला करंट अफेयर है, भारत के पी इयान ने जीता वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इयान ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर्स शामिल थे। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर्स बाडुर जोबावा,
सैम सीवियन संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गी एरनबर्ग और यूक्रेन के न्यूजेक एलिया को हराया दोस्तों। तो भारत के पीइयान ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, दिसंबर में रिलीज होगी पॉप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम। तो पॉप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पॉप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला दिया है। किताब पॉप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवरेग के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। ऑस्टिन इवरेग एक रोमन कैथोलिक पत्रकार, समीक्षक, ब्रिटेन से बाहर आधारित लेखक हैं। पुस्तक सिमोन एंड चस्टर द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी किया जाएगा। तो पॉप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम दिसंबर में रिलीज होगी दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन हो गया दोस्तों। तो इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। केपेल ने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 18 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में कार्य किया है। उन्हें 2018 में नॉर्थम्पटन शायर काउंटी क्रिकेट क्लब के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन हो गया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 5 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं 5 सितंबर से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 5 सितंबर 1839 को व्यापार विवादों की चरमावस्था में पहुंचने के कारण पूर्वी चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध की शुरुआत हुई थी। 5 सितंबर 1882 को पहला संयुक्त राज्य अमेरिका श्रम दिवस परेड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया। 5 सितंबर 1885 को अमेरिका के इंडियाना स्थित फोर्ट वेयन में पहली बार गैसोलीन पंप की स्थापना की गई। 5 सितंबर 1888 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों। 5 सितंबर 1914 को विश्व के 5 देशों ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस ने लंदन संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सितंबर 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे प्लेन एम फ्लाइट 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाली नीरजा भनोट की कराची में मौत हो गई थी। 5 सितंबर 1991 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 5 सितंबर 1997 को मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का कोलकाता में निधन हुआ था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 5 सितंबर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात कर लेते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 48वें स्थान पर। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर रहा है दोस्तों। और इस प्रश्न के सही उत्तर देने वालों के नाम है शगुन शर्मा, मानसी जोशी, मनीष ममगई, ज्योति भट्ट, साक्षी आर्या। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या जनजातीय कार्य मंत्रालय। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों कल सुबह 11 बजे वीकली करंट अफेयर्स क्विज का हिस्सा आप जरूर बनिएगा दोस्तों, जिससे आपके वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपके हमारे लिए कोई सुझाव हो तो अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।